भारतीय रिजर्व बैंक के मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर को 7वीं बार अपरिवर्तित रखा है। रेपो दर आखिर होता क्या है, इसके बारे में जानना ज़रूरी है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें ग्रोथ रेट की, यानी कि किस तरह से इंडियन इकोनॉमी बढ़ने वाली है, उसका दर भी 7% बताया है, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। बाकी जितने भी देश हैं भारत के अलावा, स्पेशली अगर हम साउथ ईस्ट एशिया की बात करें या फिर यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें, तो वहाँ पे भी वृद्धि दर इतना ज़्यादा नहीं है जितना भारत का है। तो याद रखना है कि रेपो दर को अपरिवर्तित रखा है। ये अभी हमारे पास 6.5% पर अवेलेबल है। अगर हम बात करें वृद्धि दर की, तो भारत के वृद्धि दर को आरबीआई ने, भारतीय रिजर्व बैंक ने 7% पर घोषित किया है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए जानना। चलिए इसी के साथ आज हम देख लेते हैं कि रेपो दर होता क्या है, और अगर हमको मुद्रास्फीति को ध्यान में रखना है, उसको बढ़ावा नहीं देना है, तो हमें रेपो दर का इस्तेमाल किस प्रकार से करना पड़ता है, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक किस प्रकार से इसका इस्तेमाल करता है। तो प्रमुख बिंदु इसके जान लें। यहाँ पे रेपो दर 6.5% पर है। रिवर्स रेपो दर ये 3.35% पर है। सीमांत स्थायी सुविधा ये 6.75% पर है, और बैंक दर भी 6.75% पर है। ये इसका चुनाव कौन करता है, यानी कि हमको रेपो दर स्थिर रखना है, बढ़ाना है या घटाना है, इसका चुनाव भारतीय रिजर्व बैंक की, याद रखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति, मौद्रिक नीति समिति इसका चुनाव करती है। मौद्रिक नीति समिति क्या है? इसका गठन 2016 में किया गया था, और इसको केंद्र सरकार, भारत की केंद्र सरकार द्वारा गठित किया गया था। भारत ने मौद्रिक नीति समिति को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम का संशोधन करके बनाया था। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम का संशोधन करके बनाया था। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है कि मौद्रिक नीति समिति बनाती है, यानी कि इसको हम इंग्लिश में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कहते हैं। इसके बारे में भी हम जानेंगे। ठीक है, अब रेपो दर को 7वीं बार बिना छुए, बिना चेंज किए क्यों सरकार चलाना चाह रही है, या क्यों आरबीआई चलाना चाह रही है? भारतीय रिजर्व बैंक पहली बात तो ये जानती है कि इन्फ्लेशन, यानी इस समय भारत में मुद्रास्फीति जो है उसको नियंत्रण में रखना है, और इसमें रेपो दर और रिवर्स रेपो दर बहुत अच्छा एक रोल निभा सकते हैं। अब रेपो दर क्या है, रेपो दर के बारे में समझिए पहले, उसके बाद में सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। रेपो दर एक मॉनेटरी पॉलिसी टूल है, यानी कि जब भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मुद्रा से जुड़े कोई भी निर्णय लेगी, सबसे पहले रेपो दर को रखेगी दिमाग में। तो रेपो दर याद रखिएगा, रेपो दर किसी भी देश के, किसी भी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किया गया एक ऐसा दर है, जारी किया गया एक ऐसा ब्याज दर है जिससे उस देश के वाणिज्यिक या कमर्शियल बैंक्स, वाणिज्यिक बैंक केंद्रीय बैंक से उधार लेते हैं।
केंद्रीय बैंक से उधार लेते हैं। बहुत ही सिंपल सी बात है ये, यानी कि आरबीआई एक इंटरेस्ट रेट या ब्याज दर रखता है। जब भी किसी वाणिज्यिक बैंक के पास मुद्रा की कमी हो जाती है तो वो जाएगा आरबीआई के पास ऋण लेने के लिए या लोन लेने के लिए। अब ऋण जब वो लेगा तो उसे किसी ना किसी प्रतिशत पे उसका ब्याज भी भारतीय रिजर्व बैंक को चुकाना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर भारतीय रिजर्व बैंक ज़्यादा महंगे ब्याज दर पे ऋण देगा, उसी तरह वाणिज्यिक बैंक सोचेंगे कि हम भी अगर इनसे ऋण लेते हैं तो हमको अपने कस्टमर को एक बेहतर ऋण पे, क्योंकि हमें प्रॉफिट कमाना है, हमें इसमें प्रॉफिट मेकिंग करनी है, तो हमें भी उन्हें हाई इंटरेस्ट रेट पे या उच्च ब्याज दर पे लोन देना पड़ेगा या ऋण देना पड़ेगा। अब इससे क्या होता है, अगर रेपो दर ऊंची है तो वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक के पास कम जाएंगे या लेना नहीं चाहेंगे लोन। क्यों? क्योंकि रिजर्व बैंक को ज़्यादा ब्याज देना पड़ेगा वाणिज्यिक बैंकों द्वारा। अब ज़्यादा रिजर्व बैंक तब रखता है अपना रेपो दर जब वो चाहता है कि मेरे पास लोन लेने के लिए या ऋण लेने के लिए वाणिज्यिक बैंक ना आए, क्योंकि रिजर्व बैंक को पता है कि इस समय इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति बहुत उच्च है। अगर मार्केट में ज़्यादा पैसा होगा, लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा होगा, तो वो क्या करेंगे, वो ज़्यादा चीज़ें खरीदना चाहेंगे। अगर डिमांड ज़्यादा है, मांग ज़्यादा है, पर सप्लाई ज़्यादा नहीं है, तो क्या होगा, यहाँ पे मुद्रास्फीति बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी। इन्फ्लेशन को रोकने के लिए रेपो दर को हमेशा उच्च रखता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी भारतीय रिजर्व बैंक, क्योंकि चाहेगा कि वाणिज्यिक बैंक मेरे पास लोन लेने ना आए, क्योंकि मैं तो बहुत महंगे ब्याज दर पे इनको ऋण दे रहा हूँ। तो इसी वजह से वाणिज्यिक बैंक उनके पास नहीं जाएंगे और फिर वाणिज्यिक बैंक के पास भी उतनी धनराशि नहीं होगी जितनी धनराशि वो पहले रखते थे और कस्टमर को लोन के या ऋण के तौर पर देते थे। ठीक है, तो इस हिसाब से रेपो दर को हमेशा आरबीआई उच्च कब रखेगा, जब इन्फ्लेशन हाई होगा। तो यहाँ पे एक डायग्राम से भी हम समझ सकते हैं, जैसे ये हमारा भारतीय रिजर्व बैंक है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये लोन देगा किसको, कमर्शियल बैंक्स या वाणिज्यिक बैंकों को, कमर्शियल बैंक्स या वाणिज्यिक बैंकों को लोन देगा। ठीक, और ये लोन या ऋण किस पे देता है, रेपो रेट पे देता है। अगर रेपो रेट ज़्यादा होगा तो कमर्शियल बैंक इसके पास, आरबीआई के पास कम जाएंगे लोन लेने के लिए। अगर कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास लोन कम लेने जाएंगे तो इनके पास धनराशि कम रहेगी, धनराशि की कमी रहेगी। धनराशि की कमी रहेगी तो जो वाणिज्यिक बैंक हैं वो नागरिकों को कम लोन देंगे। नागरिक भी तो इन्हीं से लोन लेगा ना, नागरिकों को कम लोन देंगे। नागरिक के पास किस प्रकार से लोन आ सकता है, ऑटो लोन यानी कार वगैरह खरीदने के लिए, पर्सनल लोन किसी अन्य काम के लिए, होम लोन, इस प्रकार से लेते हैं ना। अगर आरबीआई उच्च रेपो दर पे वाणिज्यिक बैंकों को लोन दे रहा है, इसी तरह कमर्शियल बैंक भी क्या करेगा, कमर्शियल बैंक उच्च रेट पे क्या करेगा, नागरिक को लोन देगा। नागरिक अगर लोन नहीं लेने जाएगा, मतलब नागरिक के पास उतना पैसा है नहीं, अगर पैसा नहीं है तो वो डिमांड नहीं करेगा, डिमांड उतनी नहीं करेगा तो महंगाई के ऊपर भी असर बढ़ता है, महंगाई कम होगी, क्योंकि जितना डिमांड होना चाहिए उतना डिमांड नहीं है, सप्लाई स्थिर है। और यहाँ पे जब डिमांड सप्लाई मिसमैच नहीं हो रहा है तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में रह रहा है। ये सिंपल सी बात है। रिवर्स रेपो दर क्या होता है, रिवर्स रेपो दर इसका उल्टा हो जाता है। रिवर्स रेपो दर वो दर होता है जिस दर पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों से लोन लेता है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है, रिवर्स रेपो रेट या रिवर्स रेपो दर
रिवर्स रेपो दर। ये कैसा दर है? इस दर पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों से ऋण लेता है, अब यहाँ पे ये समझना है कि अगर मुद्रास्फीति को कंट्रोल में रखना होगा, यानी कि इन्फ्लेशन को कम करना होगा, तब आप मुझे बताइए रिवर्स रेपो रेट को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बढ़ाएगा कि घटाएगा? बढ़ाएगा। क्यों बढ़ाएगा? अगर वो चाहेगा कि वाणिज्यिक बैंक मुझसे ज़्यादा लोन लें तो वो महंगे ब्याज दर पे लोन देगा। ठीक है, तो ये मान लो आरबीआई लेता है, तो ये कमर्शियल बैंक्स हैं, सीबी है, सीबी मतलब कमर्शियल बैंक, वाणिज्यिक बैंक। ये देखेंगे कि आरबीआई के पास इनको धनराशि जमा करने से ज़्यादा लोन मिल रहा है। ठीक है, आरबीआई दिखाएगा कि देखो मैं तुमको ज़्यादा ब्याज दर पे तुमसे लोन ले रहा हूँ, मतलब ब्याज दर मैं तुमको ज़्यादा दूंगा। तो कमर्शियल बैंक क्या करेंगे? ये अपने कस्टमर को लोन ना देके क्या करेंगे? अपना पैसा, अपनी धनराशि आरबीआई के पास जमा कर देंगे। जब ये ज़्यादा पैसा आरबीआई के पास जमा कर देंगे तो कमर्शियल बैंक्स के पास, वाणिज्यिक बैंकों के पास धनराशि की कमी यहाँ पे भी हो जाएगी। धनराशि की कमी क्यों होगी? क्योंकि उन्होंने अपना जो अमाउंट है वो आरबीआई के साथ दे दिया है। अब कस्टमर जब लोन देने जाएगा, उसे कमर्शियल बैंक को लगा अरे कस्टमर हमें इतनी ब्याज दर दे ही नहीं पाएगा जितना आरबीआई दे रहा है, तो यहाँ पे भी कस्टमर के पास लोन लेने के मौके या ऋण लेने के मौके कम हो जाएंगे। इसीलिए दूसरी चीज़ यहाँ पे ये रिवर्स रेपो रेट कैसे यूज़ करेगा आरबीआई? रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देगा ताकि कमर्शियल बैंक आकर्षित हों आरबीआई की तरफ, लोन कि आरबीआई के पास मैं लोन दे दूंगा, कस्टमर इतना मुझे ब्याज दर नहीं दे पाएगा। तो सिंपल सी बात है, कमर्शियल बैंक धनराशि कहाँ जमा कर देगा? आरबीआई के पास। धनराशि आरबीआई के पास जमा करेगा, क्योंकि आरबीआई का ब्याज दर ज़्यादा आकर्षक है, ज़्यादा आकर्षक है। ठीक, अब रेपो रेट जितना ऊंचा जाएगा मुद्रास्फीति उतनी कंट्रोल में रहेगी। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट, तो रिवर्स रेपो दर जितना ऊंचा, इन्फ्लेशन उतना कम, कंट्रोल में रहेगा। सिंपल एज दैट। बहुत ही सिंपल से दो कंसेप्ट है, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट पे वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से लोन लेते हैं, रिवर्स रेपो रेट में आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों से लोन लेता है। जब दोनों रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट दोनों को बढ़ाया जाता है तो उससे क्या होता है? इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है। क्यों? क्योंकि मुद्रा की आपूर्ति हो जाती है हमारे पूरे इकोनॉमी में, इस वजह से। इससे ज़्यादा और कुछ आपको समझना नहीं है। चलिए आगे देखते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में। ये भारत का केंद्रीय बैंक है। भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के द्वारा स्थापित किया गया था। मतलब इसकी स्थापना वैसे तो 1 अप्रैल 1935 में हुई है, पर इसका अधिनियम 1934 में ही आ गया था। तो इसकी स्थापना कब हुई है? 1 अप्रैल 1935 में। ठीक, अभी 1 अप्रैल 2024 में आरबीआई को 90 वर्ष पूरे हो गए थे। इसका मैंने MPPSC चैनल पे बनाया, जाना है देखना है तो वो आप देख सकते हैं, इजी है समझना। इसका पहले मुख्य कार्यालय कलकत्ता में हुआ करता था, या अब तो हम कोलकाता कहते हैं ना, तो कोलकाता में हुआ करता था। कब तक? 1937 तक।
फिर 1937 के बाद इसका कार्यालय अब मुंबई में हो गया है, मुंबई, ठीक है। तो कार्यालय भी चेंज हो गया 1937 के बाद। इसके बाद ये किस प्रकार से काम करता है? इसका एक सेंट्रल बोर्ड होता है, केंद्रीय बोर्ड होता है। सेंट्रल बोर्ड में गवर्नर होते हैं और कम से कम 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, ठीक है। और लोग भी होते हैं इसमें, ये भी मैंने बताया है, MPPSC में जाके एक बार उसको देखिएगा, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। सेंट्रल बोर्ड जिसमें गवर्नर और कम से कम 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। ये बोर्ड ऑफ फाइनेंशियल सुपरविजन के थ्रू काम करता है। यानी कि जब बोर्ड ऑफ फाइनेंशियल सुपरविजन जब सेंट्रल बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को अपनी एडवाइस देता है तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ गवर्नर उसी हिसाब से काम करता है। बोर्ड ऑफ फाइनेंशियल सुपरविजन कब आया था एग्जिस्टेंस में? ये 1994 में एक रेगुलेशन, इसी के नाम से एक रेगुलेशन निकली थी, बोर्ड ऑफ फाइनेंशियल सुपरविजन रेगुलेशन, उसके द्वारा आया था, ठीक है। तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 ने इसकी स्थापना की, कार्यालय इसका कोलकाता में है और साथ ही साथ ये मुंबई में ट्रांसफ़र हो गया था कार्यालय, मतलब तब था, अब कहाँ है? मुंबई में, जहाँ पे हेडक्वार्टर है, मतलब इसके जो अध्यक्ष हैं, गवर्नर हैं, ये यही मुंबई में बैठते हैं इसके हेडक्वार्टर्स में, ठीक है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ RBI बेसिकली गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर, साथ ही साथ कुछ ऑफिशियल्स भी होते हैं, उनसे बना होता है। और ये किसके बेसिस पे काम करता है? बोर्ड ऑफ फाइनेंशियल सुपरविजन, जिसको 1994 में स्थापित किया गया था। ये जब इनको बताते हैं तो ये आगे काम करते हैं, इस तरह से कार्यरत है, ठीक है। इसके पहले जो गवर्नर थे जब स्थापित हुआ था, सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। उसके बाद CD देशमुख, याद रखिएगा, वैसे पूछेगा नहीं, UPSC बहुत ज़्यादा फैक्चुअल ऐसे नहीं पूछता है। इसके जो इंडिपेंडेंस के बाद जो इसके गवर्नर बने हैं, CD देशमुख बने हैं, तो ये आपको याद रखना है, इंडियन गवर्नर, ठीक है। तो ये क्या क्या काम करता है? पहली बात तो मौद्रिक प्राधिकारी के रूप में काम करता है। सबसे पहले तो ये मौद्रिक नीति बनाता है, मौद्रिक नीति का विनियमन करता है और कार्यान्वयन करता है। ये किसके थ्रू करता है? ये मौद्रिक नीति समिति के जैसे इसके साथ करता है, मौद्रिक नीति समिति के द्वारा। मौद्रिक नीति समिति के बारे में भी बताएंगे। ये वृद्धि दर, भारत में वृद्धि दर को सर्वोच्च पर बनाए रखना चाहता है, सर्वोच्च दर पर बनाता है और रेपो रेट, रेपो दर यानी कि रिवर्स रेपो रेट, बैंक दर यानी बैंक रेट, MSF मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। तो इन सारे टूल्स के हिसाब से ये भारत की मौद्रिक नीति बनाता है। उसके बाद ये विदेशी मुद्रा प्रबंधक के रूप में भी काम करता है, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो 1999 का अधिनियम है, 1999 का अधिनियम है, इसके अंतर्गत ये विदेशी मुद्रा एवं भारतीय मुद्रा के बीच में जो एक एक्सचेंज रेट है कि 1 रुपये, भारत का 1 रुपये कितना बन रहा है US डॉलर का, या US डॉलर, 1 US डॉलर कितना भारत का रुपये बन रहा है, उसका एक्सचेंज रेट ये संभालता है। इससे भारत में जो फॉरेन एक्सचेंज डेवलपमेंट होता है उसका ये टेक केयर करता है। उसके बाद अगर हम मुद्रा जारीकर्ता के रूप में बात करें तो ये मुद्रा जारी करता है साथ ही साथ
एवं पुराने मुद्रा नोट और सिक्कों को नष्ट भी करता है। ये ध्यान रखता है कि भारतीय नागरिकों को उच्च गुणवत्ता वाले मुद्रा मिले, ये भी देखता है और इनका विनियमन करता है। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें करता है। अब मौद्रिक नीति समिति के बारे में बात करते हैं। देखो, मौद्रिक नीति समिति क्या होती है? मौद्रिक नीति समिति भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के बाद संशोधन जब हुआ था 2016 में, उसके द्वारा केंद्र सरकार के द्वारा गठित की गई है। तो मौद्रिक नीति समिति 2016 में केंद्र सरकार द्वारा गठित की गई है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी 2016 में केंद्र सरकार के द्वारा गठित की गई है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम का संशोधन करके बनाई गई है, आरबीआई के जो गवर्नर हैं, ये इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं, और इसमें 6 मेंबर होते हैं। कितने होते हैं? 6 मेंबर होते हैं, जिसमें से 3 आरबीआई के रहेंगे और 3 भारत सरकार नामित करती है। ठीक है, इसमें 3 आरबीआई से रहेंगे और 3 मेंबर गवर्नमेंट से नॉमिनेटेड रहते हैं। दूसरी चीज़ हमें ये जाननी है कि 3 मेंबर में से 1 मेंबर तो आपके आरबीआई के गवर्नर हो गए, 1 मेंबर आपके इसमें आरबीआई के डिप्टी गवर्नर होंगे। ठीक है, डिप्टी गवर्नर, और 1 अधिकारी और होते हैं आरबीआई से ही, अन्य अधिकारी। और यहाँ पे जो 3 गवर्नमेंट नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं वो तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स नॉमिनेट करती है। इनका कार्यकाल कितने दिनों का होता है? 4 साल का होता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है यूपीएससी में। 4 साल के लिए होता है ये। फिर इनकी पुनर्नियुक्ति नहीं होती। अगर एक बार इन्होंने, जो 3 गवर्नमेंट मेंबर्स हैं, उन्होंने अगर अपना कार्यकाल 4 साल का पूरा कर लिया, इनकी पुनर्नियुक्ति या रीनॉमिनेशन नहीं होती है। ठीक है, ये भी जानना है। तो ये सारी चीज़ें हमें जाननी ज़रूरी थी। अब एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय दिल्ली में स्थित है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 में किया गया था। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, सत्य वाला कथन बताना है। दूसरा, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति की का समीक्षा वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों के संदर्भ में कीजिए। मतलब मुद्रास्फीति बढ़ी है, घटी है, साथ ही साथ किस प्रकार के उपकरणों का प्रयोग करता है आरबीआई थ्रू दी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इसके बारे में आपको लिखना है। और ये आप
ज़रूर मेंशन करिएगा इसमें कि 7 बार से अनचेंज्ड है क्या रेपो रेट। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इन्फ्लेशन ठीक चल रहा है, ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है। ये भी चीज़ हमें ध्यान देनी है कि इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति का जो दर है, भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी मौद्रिक नीति समिति से कहा है कि इसको 2 से 6 के बीच में ही रखना है, 2 से 6% के बीच में। अगर 2 से 2% से नीचे गई मुद्रास्फीति तो भी नुकसान है, 6% से ऊपर गई तब भी नुकसान है। तो ये भी आप मेंशन करिएगा। इसी के साथ आज की क्लास एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।